है ना, यही आंसर होना चाहिए। तो जो है मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो ये चैप्टर्स हैं, यहाँ से आपको अच्छी खासी मैम 8 मतलब से भी आया था। क्वेश्चंस पूछी जा रही है, साथ साथ आपके स्कूल में। मैम आवाज नहीं आ रही। मैम आवाज ब्रेक हो रहा है। मैम आवाज रिवीजन भी ब्रेक हो हो रही है, तो जो है हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन चैप्टर को अच्छे से फिर से जानना पड़ेगा। और अच्छे क्या क्वेश्चन साइड में पूछ रही थी। आ रही है आवाज मेरी, क्लियर है यस सभी को? मैम। यस मैम। ओके। तो जो है ना आपकी जो ये चैप्टर है ना अर्थशास्त्र की परिचय, ये कितना भी सहज दिखे ना, लेकिन ये जो है ये आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चंस आने बनते हैं, क्योंकि थोड़ा सा भी ना मतलब यहाँ पे घुमा के भी क्वेश्चन दे तो भी चैप्टर छोटा है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं मैम वहाँ पे टीचर एक ही आपकी आवाज क्वेश्चन बहुत आया था। ब्रेक हो रही है। है, तो हो सकती है, मतलब क्वेश्चंस यहाँ से भी बनते हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे कैसे हमारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। करते हैं आपके चैप्टर्स के लिए, तो फिर देखते हैं कि हम क्या करें आज इन्हीं की हेलो रिवीजन। टीचर। हाँ जी। टीचर क्या आप जो हमारी पीपीटी है वो मराठी में और जो बुक है वो इंग्लिश में ऐसा रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मराठी मीडियम के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, नहीं मैं तो जो करूंगी वो आपके लैंग्वेज में ही करूंगी ताकि आप लोगों को समझ में आए। हेलो पीपीटी मैम, भी जो हमारे है भूगोल और इतिहास है ना, रहेगी, और मराठी जो में ही है। हाँ आपके दो मतलब जो भी लैंग्वेज मतलब जो भी पीपीटी या कंटेंट या चैप्टर्स पढ़ाएंगे वो आपके लैंग्वेज में ही होगी ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, चलो शेयर करते हैं स्क्रीन एक सेकंड में। अच्छा, तब तक जो है आप लोगों से एक वो है कि जो आपकी सिलेबस है ना अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र वाला परिचय और व्यापार, तो आप लोग सबसे पहले ना अर्थशास्त्र का परिचय वो चैप्टर निकाल के रखें प्लीज। वो चैप्टर सबसे पहले निकाल के रखेंगे। मैम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। उसको हम पहले करेंगे फिर बाद में बाकी जो है वो पोर्शन देखा जाएगा। आप लोग जो है वो अपने टेक्स्ट बुक में अर्थशास्त्र का जो परिचय है वो चैप्टर निकाल के रखेंगे, वही चैप्टर पहले स्टार्ट करेंगे फिर जो है बाद में देखेंगे। ठीक है, ठीक है। और तो यहाँ पे अर्थशास्त्र का मतलब अगर सिंपल तरीके से पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे अर्थशास्त्र का मतलब क्या है? देखिए रिवीजन हो रही है ना, तो रिवीजन होने के कारण यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की ज्यादा स्कोप नहीं बनती है। तो मैं सिर्फ आप लोगों से इतना पूछना चाहूंगी कि मान लो अगर आपको अर्थशास्त्र का मतलब पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे सिंपल वर्ड्स में, क्या है अर्थशास्त्र का मतलब? मैम कौटुंबिक किसे कहते व्यवस्थापन। हैं? ओके,
लेकिन आपको मानो समझाना है अर्थशास्त्र, तो आप क्या लिखोगे? हाँ दीपाली। जी दीपाली, मैं इंतजार कर रही हूँ, बताएं। आपकी हाथ रेज्ड है। तेजस, आप बताएं प्लीज। मॅम, कौटुंबिक व्यवस्थापन हे मुख्यतः उत्पन्न व खर्च या आर्थिक घटकांशी संबंधित आहे. जसं की आता आपल्या घरामध्ये कोणते कोणते काही वेळेस बिजली, लाईट, पाणीचे बिल असे काही आर्थिक व्यवस्थापन असते ना, त्याच्यासाठी अर्थशास्त्र हे असं कामामध्ये येतं. मैम, अर्थशास्त्र ठीक है। मतलब एक विज्ञान होता है। मैम मैं बताऊं जागृति? हाँ बताएंगे, मैं सुन रही हूँ, बोलिए। कौन बच्चा मैम बोल मैं रहा है, फिर जागृति उसके बोलूं? बाद। हम्म। टीचर, अर्थशास्त्र का मतलब होता है कि हमारे यहाँ पर जो सामाजिक कुछ मर्यादित संसाधन होते हैं, जैसे कि रिसर्कस, उनका यूज करके जो हमारे अमर्यादित म्हणजे मतलब जो हमारी आवश्यकता होती है ना, तो उनमें कुछ सामग्री जाती है, जिसमें आता है खेत में से निकलने वाली फसल, जैसे बिजली वगैरह। ये इसका मतलब जो कुछ व्यवहार होता है, तो उसे समझना मतलब जिसे हम बोल सकते हैं स्थूल अर्थशास्त्र, सूक्ष्म अर्थशास्त्र। ये उसके अंदर ना दो प्रमाण पड़ते हैं, और इन्हीं का समावेश उसके अंदर होता है। अच्छा, ओके, मैम ये मेरे चलो। अकॉर्डिंग, हम्म मैम ये हम्म बराबर है? जी ठीक है, मैम मेरी अभी स्क्रीन अभी मैं दिख रही? मैम मैंने अभी जो बताया वो सही था? सही था, सही था, उसके बराबर था, मतलब एकदम एक्यूरेट ही था। तो जो है स्क्रीन शायद अभी आप लोगों को थोड़े टाइम में दिख जाए। यहाँ पे जो है ना, आपको अर्थशास्त्र का मतलब और सहज तरीके से मैं समझा रही हूँ। रिवीजन है, लेकिन आप लोग पहले भी हाँ दिखेगी, थोड़े टाइम में दिखेगी। तो जो है यहाँ पे आपको ये समझना है कि अर्थशास्त्र में आपको सबसे पहले ना ये देखना है कि अर्थशास्त्र का जो एक्चुअल मीनिंग है वो है कि आपके पास क्या है और आप एक्चुअल में क्या उसके ऊपर कर रहे हैं। मतलब कहने का मतलब जो है कि जब आप कोई घर चलाते हैं तो उस घर में आपके पास ना एक मंथ में इनकम रहती है कि हाँ ये मेरी इनकम है, मंथली इनकम है, ठीक है। अब वो जो हमारे पास इनकम होती है उसके ऊपर डिपेंड करके ना हम एक बजट बनाते हैं कि ऐसा कोई तो एक बजट है कि इस बजट से पूरा घर चलेगा, ठीक है। अब उस बजट के ऊपर आप कितना खर्चा करते हो, मान लो आपका इनकम अगर 100 रुपीज है और आप 50 रुपीज का खर्चा कर रहे हो, तो क्या हो गया, आपको 50 रुपीज, 50 रुपए का मुनाफा हो गया। तो ये जो बैलेंस हम करते हैं ना कि कितना हम इनकम कर रहे हैं, कितना खर्चा कर रहे हैं और कितनी हमारी बचत हो रही है, इस पूरे बजट को अगर मैं सिंपल तरीके से समझाऊं तो इस पूरे बजट को कहा जाता है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है, चाहे आप प्योर इकोनॉमिक्स पढ़े या भूगोल में इकोनॉमिक्स पढ़े, इकोनॉमिक्स का मतलब हर जगह एक ही होता है कि इकोनॉमिक्स जो होता है, एक सेकेंड, इकोनॉमिक्स जो होता है वो आपको घर या कोई घर से लेकर के समाज और समाज से लेकर के देश, इसको टोटली चलाने की ना एक प्रयास है, एक पंथा है, एक सिंपल कैलकुलेशन है। तो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, इकोनोमिया मतलब किसी घर को चलाना। अब हम यहाँ पे घर के साथ साथ देश को भी लेते हैं, क्योंकि जो इकोनॉमिक्स है ये देश के पूरे साधनों को बारे में सोचती है, सिर्फ एक चीज के बारे में नहीं सोचती, ठीक है। अभी मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, तो अभी आप देख लो कि आपको दिख रही है या नहीं दिख रही। आई थिंक दिख रही है। यस मैम। तो देखो, अभी दिख देखो रही है मैम। यहाँ पे
स्टार्टिंग में ही आपको एक चार्ट दी गई है। इस चार्ट में देखो क्या 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 खर्चे लिखे गए हैं और खर्चों के अगेंस्ट में लिखा है कि कितने हमने रुपए उसके ऊपर खर्चे हैं, है ना। ये हमारी अंदाज है कि हमको ऐसे पर्यटन में, मनोरंजन में, मोबाइल में हमको ऐसे खर्चे आ सकते हैं। अब इन खर्चों के ऊपर डिपेंड करके हम देख रहे हैं कि इसके अगेंस्ट जो है कितने पैसे हमने खर्चे हैं, ठीक है। तो देश भी क्या करता है, ये हमने घर के लेवल पे देखा, छोटे लेवल पे देखा। अगर हम इसको बड़े लेवल पे देखें तो मानो कि सरकार देखेगी कि हमने जो है देश के ऊपर कितने स्कूल्स बनाए, कितने कॉलेजेस बनाए, कितने रास्ते बनाए, कितनी बिजली दी लोगों को, है ना। तो ऐसे करके सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, वो पूरे देश के जो बजट है वो बनाती है। ऐसे ही कुछ कुछ आइटम्स रहते हैं। अब इसके ऊपर डिपेंड करके वो देखती है कि यहाँ पे खर्चे कितने होते हैं और खर्चों के साथ साथ जो है यहाँ पे हमने प्रॉफिट कितनी की हुई है, कितनी बचत की हुई है। अगर 100 रुपीज है तो 100 में हमने मान लो 60 रुपए खर्च किए, 40 रुपीज जो है वो हमारी प्रॉफिट होगी, 40 रुपए की प्रॉफिट की हमने। इसको कहा जाता है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स का एक वर्ड है जिसको ग्रीक ओइकोनोमिया से लिया गया है। तो कौटुंबिक व्यवस्थापन मतलब आप अपने घर को, ये एक परिवार को, घर कह लीजिए, घर के बजट को आप कैसे चलाते हैं, सिंपल वर्ड में होता है उसका मतलब। तो इनकम और खर्चा, है ना, के जो बैलेंस होती है उसको कही जाती है इकोनॉमिक्स। सबको समझा पाए हम? क्लियर है? समझ में आया सभी को? ठीक है। अभी देखो, अभी हम पढ़ रहे हैं कि इकोनॉमिक्स को पढ़ना जरूरी भूगोल में क्यों है। किसी को ये क्वेश्चन नहीं आया दिमाग में बच्चे कि हम इकोनॉमिक्स तो एक अलग सब्जेक्ट है, उसको हम भूगोल में क्यों पढ़े? क्यों पढ़े हम उसको भूगोल में? इकोनॉमिक्स तो अलग सब्जेक्ट है, क्यों पढ़े? क्या हम मैथ्स में भूगोल पढ़ते हैं तो हम भूगोल में इकोनॉमिक्स क्यों पढ़े? हाँ बताइए, क्या लगता है? आप लोगों ने व्यापार चैप्टर किया है तो ये कोई आंसर आप लोगों को देना चाहिए। मैंने पहले भी आप लोगों के साथ ये डिस्कस की हुई है। क्या जरूरत क्या है हमें इकोनॉमिक्स में जो है वो भूगोल में इकोनॉमिक्स पढ़ने की? क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि भूगोल हमको बताएगा कहाँ कहाँ पे साधन है, और इकोनॉमिक्स हमें बताएगा कि उन साधनों को हमें कैसे खर्चा करना है, कैसे यूज करना है। तो भूगोल ने मुझे बता दिया कि मुझे जो है, मुझे पूर्वीय भारत में अच्छे अच्छे कोयले के खान मिलेंगे। अब इकोनॉमिक्स मुझे क्या बताएगा कि उन कोयले के खान को यूज करके, उनके साथ व्यापार करके मैं कितना प्रॉफिट कमा सकती हूँ। सबको समझ में आया भूगोल और इकोनॉमिक्स का संबंध? यस मैम। हाँ, तो इसीलिए हम भूगोल में इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं, और व्यापार आदि सभी चीजों को भी पढ़ते हैं, ठीक है। अभी देखो, यहाँ पे हमें 3 प्रकार के ना अर्थव्यवस्था दिखाई गई है। तो अर्थव्यवस्था जो है वो समाज में जो चलती है ना, तो समाज में वो अगर मतलब कार्यरत होती है, इसीलिए कार्यरत होती है क्योंकि वो कुछ फैक्टर्स या कुछ घटकों के जो सम्मिलित प्रयास है उससे चलती है। अगर आप कहीं पे भी उत्पादन करना चाहो तो उत्पादन के लिए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कोयले का, तो सिर्फ कोयले से आप क्या करोगे? आपको कोयला तो कच्चा माल है, इस कोयले को आपको फैक्ट्री में ले जाना पड़ेगा, उसको साफ करना पड़ेगा, उसके ऊपर बहुत सारे और भी प्रोसेस करने पड़ेंगे। आपको पानी लगेगा, बिजली लगेगी, फिर जाकर कोयले से हम जो है कुछ उत्पादन कर सकते हैं। तो एक चीज, एक साधन जो आपको मिलती है ना, उस साधन को अगर आपको अर्थशास्त्र के द्वारा उसको इस्तेमाल करना है तो आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। एक जरूरत पड़ती है पैसे की, फिर जरूरत पड़ती है जमीन की जहाँ पे आप फैक्ट्री बनाएंगे, जरूरत पड़ती है लेबर की, मतलब जो फैक्ट्री में काम करेंगे, और फिर जरूरत पड़ती है किसी एक बिजनेस
ओनर की या मालिक की, जो पूरा पूरा चीज देखेगा। तो ये जो 4 चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस की ना, जमीन बोल दो, कच्चा माल, जमीन बोल दो, लेबर बोल दो, या बोल दो फैक्ट्री या पैसा, और आप देखो कि जो है वो कौन है जो आकर के ये पूरा सिस्टम कर रहा है, इसको कहा जाता है अर्थशास्त्र का प्रकार। मतलब जो ये 4 चीजें हमने डिस्कस की ना, लैंड मतलब जमीन, फिर पैसा मनी, फिर है लेबर मतलब जो श्रेणी इधर फैक्ट्री में जाकर काम करेगी, और चौथा है वर्कर। जो पूरा बिजनेस करेगा, जो बिजनेसमैन होगा। ये 4 जो पिलर्स होते हैं, ये इकोनॉमिक्स में हर एक उत्पादन को कंट्रोल करते हैं। अब कौन कैसे कंट्रोल करता है उसको हम अर्थशास्त्र के इस प्रकार में पढ़ते हैं कि 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है। किसी भी देश में ना अगर आपको उत्पादन करना है तो उस उत्पादन के लिए ना आपको एक व्यवस्था होनी चाहिए कि जब उत्पादन होगी तो उसको पूरा का पूरा कंट्रोल कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगा, सरकार करेगी, या कोई एक इंडिविजुअल बिजनेसमैन करेगा, या सरकार और बिजनेसमैन दोनों मिल करके करेंगे, है ना। तो जो भांडवशाली अर्थव्यवस्था है ना, यहाँ पे जो है कोई एक बिजनेसमैन आएगा, वो बिजनेसमैन आकर के पूरा उत्पादन स्टार्ट करेगा, उसका एक अकेले का बिजनेस रहेगा, ठीक है। अब जो भी चीजें जरूरत है बिजनेस में, वो उन चीजों को प्राप्त करेगा, प्राप्त करने के बाद वो पूरा बिजनेस कराएगा। उस बिजनेस को कराने के बाद वो क्या करेगा? वो उन चीजों को बेचेगा और फिर उसको बेच करके वो मुनाफा करेगा। तो इसको कहा जाता है भांडवशाली अर्थव्यवस्था। यहाँ पे कोई एक व्यक्ति विशेष पूरे उत्पादन के प्रोसेस को कंट्रोल करता है, यहाँ पे सरकार की कोई भूमिका नहीं रहती है। और जो है ना, यहाँ पे कोई मानव कल्याण के लिए कार्य नहीं करता। यहाँ पे बिजनेसमैन अगर कोई उत्पादन करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने मुनाफे के लिए करता है, लोगों का शोषण करता है, उनसे काम कराता है और उनको सही तरीके से पैसे भी प्रदान नहीं करता। ये होती है भांडवशाली अर्थव्यवस्था, जो कि आपको बहुत पहले जर्मनी, जापान, अमेरिका इन देशों में मिलती होगी, है ना। जब आप हिस्ट्री में हायर क्लास में जाएंगे तो आप ना वो कार्ल मार्क्स, फिर हिटलर, इनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे। इनके हिस्ट्री में ना, इनके इतिहास में आप देखेंगे कि इन्होंने ये भांडवशाली अर्थव्यवस्था को बहुत बहुत आगे किया है और लोगों का बहुत शोषण किया है। सेकंड जो है ना समाजवादी, इनका जो ऑब्जेक्टिव होता है कि ये सरकार द्वारा चालित होते हैं। सरकार डिसाइड करती है क्या बनाना है, कोई बिजनेसमैन यहाँ पे आकर डिस्टर्ब नहीं करता। क्या बनाना है, क्या उत्पादन होगा, कौन से लोगों को जॉब मिलेगी, और जो भी चीजें होती है ना वो सिर्फ और सिर्फ समाज कल्याण के लिए होती है। सिर्फ समाज कल्याण ही यहाँ का ऑब्जेक्टिव होता है। ऐसा नहीं कि हाँ जो है यहाँ पे हमें प्रॉफिट बनाना है, क्योंकि इस सिस्टम को पूरा सरकार कंट्रोल करती है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की ही बात सुनी जाती है और गवर्नमेंट ही यहाँ पे काम करती है। इसीलिए यहाँ पे जो है चीन, रशिया, यहाँ पे गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस की वजह से कभी किसी का शोषण नहीं होता, गरीब मजदूरों से कोई ज्यादा काम नहीं कराया जाता, लेकिन जन कल्याण हेतु बहुत सारी प्रक्रियाएं सरकार बनाती है। सरकारी स्कूल्स रहते हैं, सरकारी कॉलेजेस रहते हैं, ऑफिसेज रहते हैं, यूनिवर्सिटीज रहती हैं, जहाँ पे लोग जाकर सिर्फ सरकार की बात चलती है यहाँ पे इस व्यवस्था में। और जो मिश्र अर्थव्यवस्था है, यहाँ पे सरकार भी रहते हैं और बिजनेसमैन भी रहते हैं, है ना। तो पब्लिक भी रहती है और प्राइवेट भी रहता है। जैसे हमारी देश इंडिया, यहाँ पे अगर आपको गवर्नमेंट के ऑफिस भी मिलेंगे तो प्राइवेट के ऑफिस भी मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे टाटा ग्रुप मिलेगा, रिलायंस मिलेगा, है ना, जिंदल ग्रुप, ये सब प्राइवेट बिजनेसमैन है। और साथ साथ आपको गवर्नमेंट ऑफिसेज भी मिलेंगी जहाँ पे लोग जाकर सरकारी नौकरी भी करते हैं। तो यहाँ पे आपको सरकार का भी जो है इन्वॉल्वमेंट दिखेगा, और गवर्नमेंट जो है ना जो सिर्फ बिजनेस करते हैं, ऐसे बिजनेस जो लोग होते हैं उनकी भी, आपको व्यवसायियों की भी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट मिलेगी। और इंडिया जो है ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मिश्र अर्थव्यवस्था में। यहाँ पे सिर्फ
सरकार को भूमिका नहीं मिलती या सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर बिजनेसमैन को भूमिका नहीं मिलती, यहाँ पे दोनों की भूमिका रहती है। सरकार की भी सुनी जाती है, प्राइवेट बिजनेस की भी मैन की भी सुनी जाती है। अर्थात अगर आप यहाँ पे सरकार की बात ना भी सुनना चाहे तो आप अपनी ऑफिस बना सकते हैं, अपना बिजनेस कर सकते हैं, है ना। लेकिन बशर्ते यही है कि जो है यहाँ पे आपको देखना है कि सरकार के अंडर रहकर आपको काम करना पड़ेगा और कोई शोषण यहाँ पे अलाउ नहीं होती। समझ में आया? इतना सभी को क्लियर हो गया? यस मैम। तो जो है एडम स्मिथ को कहा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, इनको इकोनॉमिक्स का जनक कहा जाता है। तो इन्होंने एक किताब लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशंस करके, राष्ट्रांची संपत्ति। तो इसके जब भी ये बुक आया ना मार्केट में, उसके बाद से ही इकोनॉमिक्स बहुत फेमस होने लगा। सभी ने इस किताब को पढ़ा और देखा कि इन पॉलिसी को यूज करके और इनके बताए गए फॉर्मूले को यूज करके अगर हम इकोनॉमिक्स या अपने घर चलाते हैं और इसी घर को चलाते चलाते हम देश चला सकते हैं, तो ये किताब बहुत लाभकारी हो गया। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे लिखा है कि अर्थव्यवस्था से जागृति कर, ये तो अर्थ बहुत इजी है। आपको क्यों लगता है कि अर्थव्यवस्था इंपॉर्टेंट है? क्या काम क्या है अर्थव्यवस्था का? अब तक तो हमने अर्थव्यवस्था नहीं पढ़ी, लेकिन अचानक से हमें अर्थव्यवस्था पढ़ने की जरूरत क्यों हुई? क्या इंपॉर्टेंट है इस सब्जेक्ट में, हम क्यों जाने? एक एक करके आपके ओपिनियन सुनेंगे। क्यों पढ़ना है अर्थव्यवस्था? क्या क्या इसके बेनिफिट क्या है, एडवांटेज क्या है इसको पढ़ने से? बताएं प्लीज। क्या मैम? किसी को नहीं पता? मैंने अभी क्वेश्चन पूछा कि अर्थव्यवस्था का गुरुत्व क्या है, महत्व क्या है, हम क्यों पढ़ते हैं अर्थव्यवस्था, है ना। अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र पढ़ने का मतलब ही क्या है, क्यों पढ़ी जाती है ये सब्जेक्ट? तो इसका जो गुरुत्व है, इसका जो महत्व है, वो समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? कौन बता पाएगा? थोड़ा सोच के बताएंगे। सुनाई दे रहा है ना सबको? ट्राई करें, यहाँ पे गलत सही का कुछ नहीं है, सब सोचना है, सोच के थोड़ा जवाब देना है ना। उम्मीद है सभी सुन रहे हैं। प्लीज बताएंगे। किसी को नहीं आता? मैम अर्थव्यवस्था मतलब लेने का, उत्पन्न करने का, दुकान लेने का, वो उसके लिए वापर किया जाता है। हाँ, तो किसी ने मानो बिजनेस स्टार्ट की। अब बिजनेस स्टार्ट करने के बाद क्या होगा? वो कुछ कमाएगा। कमाने से क्या होगा? वो इनकम जो है वो भारत में के इनकम से ऐड होगा। उस इनकम से सरकार आपसे टैक्स लेगी। उस टैक्स से आपके लिए चीजें बनाएगी, रास्ते बनाएगी, सड़क बनाएगी, स्कूल्स बनाएगी, कॉलेजेस बनाएगी, हॉस्पिटल बनाएगी, आपको फैसिलिटीज देगी। तो क्या होगा? आपको ही तो बेनिफिट हुआ। इसीलिए हम अर्थशास्त्र पढ़ते हैं। क्लियर हुआ? और कोई एक आंसर मुझे देना चाह रहा था, वो हाथ उठाया था, प्लीज बताएं। वेट कर रहे हैं हम, जल्दी जल्दी। मैम ठीक वो है, 2 नंबर का तो देना है क्या? मान लो कि 2 नंबर के लिए आया तो आपको 2 पॉइंट तो लिखने पड़ेंगे। अर्थशास्त्र पढ़ने से हमें पता चलता है कि देखो, आप नोट डाउन कर सकते हैं जो पॉइंट्स मैं कह रही हूँ। अर्थशास्त्र पढ़ने से हमें पता चलता है कि संसाधनों की इस्तेमाल कैसे की जाती है, उनके इस्तेमाल से हम मुनाफा कर सकते हैं। अर्थशास्त्र को पढ़ने से हमें समाज में नए नए उद्योग के आइडियाज आते हैं। उद्योग के आइडियाज आने से हमें नए नए कारखानाएं बनती हैं, उनमें लोगों को जॉब्स मिलती है, नौकरी मिलती है। नौकरी मिलने से लोगों को पैसे आते हैं। पैसे लोगों के हाथों में आते हैं तो क्या होता है? इनकम होती है। इनकम से हम अपनी चीजें और जरूरत की चीजों को परिवार में भर सकते हैं। उससे क्या होता है? उससे जो होता है, चीजों की खरीदारी होती है। तो चीजों की खरीदारी होने से मार्केट में पैसा आता है, मतलब आप किसी को पैसा देके वही चीज खरीद रहे हो, तो उसको मुनाफा हुआ।
अब उसके मुनाफे के बेसिस पे हम सरकार को टैक्स भी देते हैं, तो टैक्स की वजह से हमारे लिए चीजें बनाई जाती हैं, उन चीजों को हम इस्तेमाल करते हैं। तो देखो कितने बेनिफिट हो जाते हैं। आई थिंक आप सभी को क्लियर हो गया। तो ये जो है ना, खालील प्रश्नाची एका वाक्यात लिखा, व्यक्तिगत किंवा कौटुंबिक व्यवस्थापन कोणत्या आर्थिक घटनांशी संबंधित असेल, क्या होगा इसका आंसर? मॅम उत्पन्न व खर्च। अर्थशास्त्र की संज्ञा कोणत्या ग्रीक, हाँ ये वाला क्या होगा? ओइकोनॉमिया होगा। क्वेश्चन आंसर ये वाला। हाँ यस मॅम। भांडवलशाही अर्थव्यवस्था, हाँ। उत्पादनाच्या संसाधन मालिक आणि व्यवस्थापन कैसे होते हैं बताएंगे? खाजगी व्यक्तींकडे। हाँ, और जागतिकीकरण म्हणजे क्या होता है? जागतिकीकरण क्या होता है? जागतिक देशाच्या आर्थिक व्यवस्थेची एकरूप करणे होय। अभी देखो यहाँ पे एक अच्छी बोलिए। देशाच्या अवस्थेला जागतिक अवस्थेशी एकरूप करणे होय। अभी देखो यहाँ पे एक अच्छी, हाँ जी माना राइट है, देश की उन्नति के लिए हम अपने लिए जो जागृतिकरण करते हैं उसको भी कहा जाता है, ठीक है, अर्थशास्त्र के द्वारा। अभी देखो अर्थव्यवस्थाचे शुरुआत घापासून ये वाला छोड़ दो, ये तो हमने अभी पढ़ा। भारताची अर्थव्यवस्था मिश्र रूपराची आहे। कैसे पता चलता है कि भारत में मिश्र अर्थव्यवस्था है? क्यों पता चलता है, कैसे पता चलता है? अभी ही पढ़ा हमने। ठीक है, और ये जो है ना अर्थव्यवस्थानुसार जगातील देशांची, हाँ बोलिए। मॅम भारताची मिश्र अवस्थेचं कारण आहे की सार्वजनिक व खाजगी क्षेत्रामध्ये अस्तित्व आहे आणि अर्थव्यवस्थेशी नफा सामाजिक कल्याणाचा योग्य सहसंबंध राखला जातो। भारतामध्ये ना भांडवलशाही पण चालते, समाजवादी म्हणजे खाजगी व्यक्ती आणि आपला स्वतःचा व्यवसाय पण करू शकतो, यामुळे भारतामध्ये मिश्र व्यवस्था आहे। देखो ये तो समझ में आया, लेकिन थोड़ा ना आपको यहाँ पे जो है अर्थव्यवस्थानुसार जगातील देशांचे 3 गट, ओके ये तो आपने बोल दिया। अभी एग्जाम्पल देकर के आंसर लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ये अर्थव्यवस्था कार्य है ना, 5 पॉइंट आपको दिए गए हैं, इसको थोड़ा इम्पोर्टेंट लिख लीजिए कि 5 पॉइंट में से आपको 5 आ सकते हैं कोई भी। सामाजिक नियम अनुसार भविष्य काल के लिए जो है, भविष्य काल के लिए आपको विनियोग के आइडियाज मिलेंगे, ये सब लिख सकते हैं। और उत्पादन कितने होने चाहिए वो भी अर्थव्यवस्था हमें बताती है। कितना उत्पादन, कैसे उत्पादन, देखो यहाँ पे सब लिखा है ना, उत्पादन खर्च कितना होगा वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ से ना देखो एक और भी डायग्राम है यहाँ पे कि अर्थव्यवस्था प्रमुख विशिष्ट, देखो राजकीय, ये मिश्र अर्थव्यवस्था है, भौगोलिक क्षेत्र, लोक संख्या, व्यवसाय, राजकीय। ये डायग्राम का मतलब आप लोगों को समझ में आया? अर्थव्यवस्था से प्रमुख विशिष्ट बताओ तो क्या मतलब है इस डायग्राम का, क्या मतलब? मॅम या डायग्राम मध्ये असं सांगितलं आहे की ही ना जे मिश्र अर्थव्यवस्थेची उदाहरणे, जसं की आता इथं राजकीय, व्यवसाय आणि भौगोलिक क्षेत्र, लोकसंख्या हे सारं मिश्र अर्थव्यवस्थेमध्ये येतं। हाँ, तो दिखाया गया है कि जब राजकीय सार्वभौमत्व, मतलब जब आप इंडिया, मतलब आपके राज्य में या जिस देश में आप रहते हैं वहां पे सरकार वही करता है जो नागरिक के हित में है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे भौगोलिक क्षेत्र, नैसर्गिक साधन सामग्री उपस्थित होते हुए भी लोक संख्या के द्वारा हम उसको, या लोग मतलब जो वहां पे जनजाति रहती है उसके द्वारा हम उसको इस्तेमाल करते हैं, और उससे जो है व्यवसाय होता है, और ये व्यवसाय जो है पुनः सरकार के पास जो टैक्सेस है वो व्यवसाय के द्वारा पहुंच जाती है। तो ये जो सर्कल क्यों दिखाया गया है, क्योंकि ये प्रोसेस ही साइक्लिक है, जैसे साइकिल के पहिए होते हैं ना, ऐसे घूमते हैं। सबसे पहले आपके पास ये भौगोलिक क्षेत्र है और साधन है,
फिर हमने लोक संख्या यानी लोगों को इस्तेमाल, लोगों ने ये जो प्राकृतिक उत्पादन, प्राकृतिक जो साधन है उसको इस्तेमाल किया। उसको इस्तेमाल करके हमने क्या किया, व्यवसाय किया, व्यापार किया। अब तो व्यापार करने के बाद जो हमारी इनकम हुई, उस इनकम से हमने अपनी जरूरतें पूरी की और सरकार को टैक्स भी दिया, है। और उस टैक्स से क्या हुआ, सरकार ने हमारे लिए ही अच्छी अच्छी चीजें बनाई। आई थिंक सभी को समझ में आया, ठीक है ना। तो ये डायग्राम अगर आपको एक्सप्लेन करने से पूछा जाए कि कैसे करके ये पूरा पूरा अर्थव्यवस्था चल रहा है, तो मैंने आपसे कहा ना कि भूगोल में अर्थशास्त्र पढ़ने का क्या रीजन क्या है, कारण क्या है, कि जो भी साधन है उसको हम लोक संख्या यानी जो लोग होते हैं वो उसको इस्तेमाल करते हैं। तो नेचर के साथ मानव का एक कनेक्शन होता है, उस कनेक्शन से इंसान क्या करता है, अपने लिए जीवन चलाने के लिए वो व्यापार करता है या जॉब्स करता है। तो नेचर से ली हुई चीजों को हमने लिया और उसको इस्तेमाल करके हमने अपनी जीवन शैली को डिजाइन किया, अपनी इनकम को, रोजगार से जो भी कुछ किया, फिर हमने उससे सरकार भी बनाई और वो की। हाँ जी, दो हाथ रेज्ड हैं, क्या कहना है? मैम आगे चल के ना अर्थशास्त्र भूगोल से अलग हो जाता है। जैसे की हाँ आता 11वी 12वी मध्ये ना अर्थशास्त्राचं वेगळं पुस्तक असतं आणि भूगोलचं हाँ, वेगळं असतं। तो इकोनॉमिक्स को हम भूगोल में एक अलग ब्रांच बना देते हैं, एक अलग श्रेणी बना देते हैं, जिसको भौगोलिक अर्थशास्त्र कहते हैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो वो अगर आप हायर स्टडीज में भूगोल लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। व्यापार हमने डिस्कस किया है, इसके क्वेश्चन आंसर्स थोड़े देख लेते हैं। चलो, पहला वाला बताओ, व्यापार प्रकारांचे वर्गीकरण करा। महाराष्ट्र व पंजाब, भारत व जापान, लास्ट लगा व पुणे, चीन व कनाडा, भारत व यूरोपीय संघ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वर्गीकरण करना है। क्या हो सकता है, महाराष्ट्र व पंजाब कहाँ पे आएगा? क्या क्या? हाँ, आयात। कैसे? आपको यहाँ पे क्या बोलना है, अगर महाराष्ट्र और पंजाब के बीच में व्यापार हो रहा है तो वो, हाँ क्या बोलिए ना। देशांतर्गत व्यापार हाँ, दोन देशांतर, प्रकार बिल्कुल पडतील का? आता ते देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बहिर्गत व्यापार असे 2 प्रकार पडतील। एकदम। देखो लिखा ही है ना, यहाँ पे लिखा ही है कि आप प्रदेश में कर रहे हो, अपने ही देश में कर रहे हो, तो अलग कैसे हुआ? फिर देखो भारत और यूरोपियन संघ वो तो इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय हो जाएगा। चीन और कनाडा वो भी अंतरराष्ट्रीय। लास वेगास व पुणे ये क्या होगा, ये इंटरेस्टिंग है। लासीगांव और पुणे। देशांतर्गत व्यापार। अंतर्गत व्यापार और भारत और जापान क्या होगा, अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, देशांतर्गत व्यापार। ओके। अब हाँ, ये वाला क्या होगा कि विधानासाठी आयात और निर्यात योग्य शब्द ले। भारत मध्य पूर्व एशियातील देशाकडून खनिज तेल जो खरीद करते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस संस्था का नाम क्या है? OPEC, है ना? यस ओके। मैम। कॅनडा मैम मधून आयात आयात तो जापान मॅम। आपके देशानं यंत्रसामग्री पाठविता, ये क्या होगा, आयात या निर्यात? निर्यात है, नहीं पर निर्यात है। मैम 3rd नंबर का भी निर्यात ही है। और मैम देखो कनाडा, सामग्री पाठवतो ये भी निर्यात ही है। देखो आप पहले क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि कॅनडामधून एशियाई देशकडे गेहूं विक्रीसाठी पाठवला जातो। मतलब क्या, समझाएं इसको कि आप कनाडा है और आपको एशिया, दोनों देश का नाम दिया गया है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, गेहूं बिक्री के लिए भेजा जा रहा है। कहाँ से? निर्यात मैम। निर्यात। अच्छा। निर्यात। तो आयात निर्यात को एक बार रिवाइज करके यहाँ से ही देख लेते हैं। इसका निर्यात आएगा मैम। देखो आयात निर्यात का ये डायग्राम याद रखना। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हमने सीखा था,
भेजना और खरीदना। तो इसको थोड़ा याद से देखेंगे तो याद रहेगा। चलो। मॅम जो प्रश्न पेपर मध्ये आला Yes, था। ma'am. अच्छा अच्छा, देखो नेक्स्ट। भारत हा देश संपूर्ण आहे, कैसे इसको पूरा पूरा करके लिखना है। चूक है मैम, चूक है मैम। तो बताइए क्या होगा यहाँ पे। भारत हा स्वयंपूर्ण देश आहे, कारण भारतामध्ये तांदूळ आणि काही काही वस्तू मिळत नाही। भारत देश संपूर्ण नहीं। अच्छा, अगर संपूर्ण नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि हम आयात निर्यात तो करते ही रहते हैं। ज्या ठिकाणी एखाद्याच्या वस्तूचे उत्पादन अतिरिक्त होते तेथे त्या वस्तूंना मागणी नसते। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। मैम क्या मैं लिखेंगे? हाँ बोलिए ना, नए नए बच्चे बोल रहे बोलते बोलिए। योग्य है मैम, चूक। हाँ क्यों, मतलब थोड़ा कारण भी तो बताना पड़ेगा ना। वो जो ठिकाण है ना, वो वस्तू का अतिरिक्त उत्पादन होते हैं। वो ठिकाणाहून त्या वस्तूंचा पुरवठा होता है, मतलब इधर उधर वो होते हैं निर्यात आयात। ओके, किसी और को कुछ कहना है? मैं बताऊ हम्म टीचर, आपण आता मागच्या तासाला पाहिलं होतं, जिथं आता एखादी वस्तू जास्त प्रमाणात असते ना, तर तिथं त्याची मागणी कमी असते। जसे की आता भारतामध्ये महाराष्ट्रात कापूस जास्त पिकवला जातो, तर मग कापसाची भारतामध्ये ना व्हॅल्यू थोडी कमी आहे आणि दुसऱ्या देशांमध्ये जास्त आहे, कारण तिकडे कपडे बनवले जातात। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जागृति हेलो आप। टीचर। हाँ बोलिए। टीचर मुझे ना एक डाउट है। हाँ बोलो। टीचर, ये जो आयात निर्यात का जो सामान हम इधर से लाते हैं और उधर हम पहुंचाते हैं, तो ये प्रक्रिया किसने शुरू की थी? अच्छा, ये ना 1999 में एक ना हमने एक कानून पास हुआ था सभी देशों में 1990 में, जिससे कि ना हर एक देश जिसको कहते हैं अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आया था, इकोनॉमिक रिफॉर्म, चेंज आया था, है ना। तो क्या हुआ था ना, इससे 3 पॉलिसी आ गई थी। 3 पॉलिसी क्या क्या आई थी? एक हो जाता था कि हर एक देश में ना जो व्यापार करने के लिए बाउंड्री थी कि इस देश के सामान उधर नहीं जा सकता, उधर का इधर नहीं आ सकता, वो हटा दिया गया, है ना। इंडिपेंडेंट बना दिया गया, कोई भी देश कहीं भी जाकर व्यापार कर सकती है। 1990 में हुआ था। तो इसके बाद क्या हुआ ना कि दूसरे देशों की जो कंपनीज थी वो हमारे देश में आ गई, हमारे देश की कंपनीज दूसरे देश में जा गई, जिसको कहते हैं ना ग्लोबलाइजेशन। फिर उसके बाद क्या हुआ? ये जो स्वतंत्रता थी, तो ये किसने लागू की थी? हाँ, ये जैसे आपने यहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशंस पढ़े हैं ना, ये संस्थाओं के नाम पढ़े हैं ना, तो वैसे ही एक पॉलिसी आई थी जिस पॉलिसी को हमारे सरकार ने साइन किया था। उस अग्रीमेंट पे हमारे सरकार मान गए थे कि अभी भारत जो है वो दूसरे देशों के लिए विनियोग के लिए और व्यवसाय के लिए ओपन हो रही है, मतलब भारत खुल रहा है। हम दूसरों से नहीं करेंगे, दूसरे हमारे साथ नहीं करेंगे, ये नहीं होगा। तो 1990 में भारत के अर्थव्यवस्था में जो चेंज आया वो तत्कालीन सरकार ने साइन की थी। और ये जो है ना WTO, इनके साथ हमारी जो है ना वो संबंध बने थे, ये हम भी इनके मेंबर हो गए थे। तो इनके मेंबर हो जाने से क्या हो गया ना कि जो भी प्रॉब्लम्स थी तो वो हटा दी गई, सब इंडिपेंडेंट हो गए, ग्लोबलाइजेशन आ गया। और प्राइवेट जो बिजनेसमैन है उनको बहुत ज्यादा स्कोप मिल गया कि प्राइवेट ऑफिसेस बनाने के लिए, चाहे अपने देश में हो चाहे दूसरे देश में। ठीक है जागृति? हेलो मैम, उस मानचिन्ह के ऊपर वो अंक है, उसको क्या है वो अंक? कौन सा वाला? कौन सा वाला? मैम इधर ऊपर ये अंक है ना मैम, 28। कौन सा बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे टॉपिक नीचे बताइए। मैम, मैं उसके नीचे मैम, ये वाला? जगातील काही आर्थिक संघटना। अच्छा,
अच्छा, ये नंबर है कि कितने देश यहाँ पे ना इनके मेंबर है, कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कितने देश यहाँ पे मेंबर है, इनके कितने देश इनके साथ जुड़े हैं। यूरोपियन यूनियन, ओपीईसी, सार्क, एशियन, एपेक, ब्रिक्स, इनके साथ कितने संस्था जुड़े हैं, सॉरी कितने संस्था नहीं, इन संस्थाओं के साथ कितने देश जुड़े हैं, वही लिखा है और कुछ नहीं। चलो अभी नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला की स्थानिक स्वरूपांच्या व्यापारपेक्षा आंतरराष्ट्रीय व्यापाराची प्रक्रिया सहज व सोपी असते। सहज है क्या या मुश्किल है, क्या है? सहज है टीचर। कैसे सहज है? कैसे सहज है, थोड़ा समझाइए। टीचर आपने क्वेश्चन क्या बोला, एक बार ही रिपीट कीजिए। हाँ, मैंने ये से बोला कि ये जो स्थानिक स्वरूपाच्या व्यापारेक्षा आंतरराष्ट्रीय व्यापाराची प्रक्रिया सहज व सोपी है, तो मतलब ये अगर आप सहज बोल रहे हैं तो इसका कारण की मैं आपसे पूछ रही हूँ, कारण क्या है? क्योंकि टीचर एक स्थान से दूसरे स्थान तक व्यापार करना अब इजी हो गया, क्योंकि हमारे पास अभी एआई जनरेशन आ गई है और इसकी सहायता से हम हमारे देश का सामान दूसरे देश में भी बेच सकते हैं। वो सही है, मतलब इंटरनेट आने की वजह से एआई से। यस टीचर, जैसे कि हमारे पास उदाहरण में आता है जैसे अमेजोन, मीशो जैसे कुछ ऐप्स हमने बनाए हैं कि जिससे हम हमारे यहाँ से माल दूसरी जगह पर पहुंचा सकते हैं। इजीली पहुंचा सकते हैं, मार्केटिंग हो सकती है, टीवी में प्रचार हो सकता है, हम उसकी एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं नेट पे, ऐसे बहुत सारे हाँ। प्रोसेसेस हम करते हैं। पहले जमाने में तो रेडियो में आता था, फिर हम जो है ना वो पर्ची बांटते थे लोगों में, ऐसे करके। ठीक है, अभी देखो यस सद टीचर। हाँ, सद्भावनी घायक मार्केट मधून दुकानात विक्रीसाठी, ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? लास्ट ये जो हम बड़ा फोकस करके मैं दिखा रही हूँ, ये वाला, इसका आंसर आप क्या देंगे? कैसे हम बिक्री करेंगे इन चीजों को? टीचर हमने मतलब जो जिस रेट में से हम वो 10 किलो 10 मतलब उसे क्या बोलते हैं, 10 बोरिया भर का हम जो गेहूं लाए हैं, तो उसका भाव क्या है, मतलब उन्हें हमने कितने पैसों में लाया है, ये इसके ऊपर मतलब डिपेंडेड होता है कि अगर हमने वो 10 गेहूं के पोते जो है, तो वो अगर हमने 1,000 रुपए में हम लाए होंगे, तो हम यहाँ पर किलो के अनुसार मतलब जो 1 केजी 2 केजी ऐसे होता है ना, तो वैसे पैकिंग करके हम ऐसे बेच सकते हैं। उसका रेट उस पर डिपेंड करता है कि हमने वो बोरियां कितने में ली, इसके कारण। आप वो भी कर सकते हो, कुछ और भी कर सकते हैं, क्या कहते हैं मार्केट वो। टीचर या तो फिर ऐसे कोई हम स्कीम रख सकते हैं कि जिससे हमारे जो गेहूं और तांदूल है तो वो जल्दी से बिक जाए, जैसे कि हम बाय 1 गेट 1 फ्री ऐसे ऑफर्स लाते हैं, तो वैसे। हाँ, वो भी अच्छी बात है, वो भी कर सकते हैं। मतलब आप उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं कि इसकी क्वालिटी जो है इसकी, हम क्या करते हैं, हम ब्रांडेड चीजों को खरीदते हैं ना, तो आप अच्छे से एक स्टिकर भी लगा दोगे ना उसके ऊपर कोई ब्रांड का, तो वो भी बिक जाएगा। मतलब यस हमें टीचर। मार्केटिंग, तो यस आप मैम। जो है ना जो बोरी है उसको ना आप सुंदर कलरफुल बना सकते हो, डिजाइन कर सकते हो, है ना, और उसके ऊपर ना एक बहुत कैची सा कोई मैसेज लिख सकते हो। तो जैसे आप देखोगे ना कि आजकल दुकानों में तो और मतलब टीचर हम चावल, आजकल बाजार में ना मतलब जो गेहूं का जो आटा होता है ना, तो उसकी एडवर्टाइज करने के लिए ना तो उसकी एक एड बनाई जाती है कि उसकी एक रोटी बनाई जाती है और वो गैस पर ऐसे फुला कर दिखाई जाती है कि इस गेहूं से ऐसी रोटी फूलती है, या फिर इस तांदूल से इतना अच्छा भात बन सकता है, मतलब जो राइस हम कहते हैं वो। हाँ ये देखो ना, आप लोगों ने ही मार्केटिंग के कितने आइडियाज दे दिए। मतलब ये मार्केटिंग जो होती है ना, ये हम टीवी नेटवर्क कितना कुछ सीख जाते हैं ना इन चीजों को देखते देखते। तो देखो आप लोगों ने ही कैसे कैसे मैम आइडियाज और दे हम दिए। ना ऑनलाइन भी इसे देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन ही है
है ना? यस ऑनलाइन से ही टीचर, तो हमें सब आजकल कुछ पता एआई का चलता जमाना है। है ना। तो एआई से ही हमें सब पता चल जाता है। कोई नई कुछ लॉन्च होती है नई चीज तो उसको भी पता चल जाता है। तो ये देखो, एक ऊपर की क्वेश्चन है की समीरने आपल्याच्या शेतातील डांबीवाली ऑस्ट्रेलियाच्या निर्यात केली। इसका क्या आंसर लिखेंगे? ये तो इजी तो है। आप कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं? हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं ये वाला ये समीरने आपल्याच्या ये वाला पढ़ रही हूँ, ऑस्ट्रेलिया वाला। यस टीचर, इस क्वेश्चन में बताया गया है कि एक समीर नाम का लड़का है जो उसके खेत में उसने जो हमारे दारिम होता है, अनार कहते हैं हम उसे हिंदी में। तो जो अनार है वो ऑस्ट्रेलिया में उसने बेचे, मतलब वो ऑस्ट्रेलिया में उसने निर्यात किया। इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि उसने दूसरे देश में जाकर उसकी बिकाई की। तो आयात निर्यात क्या हुआ देश में, हमारे भारत में? फिर वो क्या हुआ, आयात हुआ या निर्यात हुआ? निर्यात हुआ। हाँ, और उनके देश के लिए वो आयात हुआ, मतलब जहाँ पे यस ऑस्ट्रेलिया में टीचर। वो बेच है ना। तो देखो ऐसे करके यस आयात टीचर। निर्यात होती। तो अभी देखो, अभी यहाँ पे ना, अगर ये जो लड़का है ये जो बिजनेस कर रहा है, ये इंडिया में बैठ के ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस कर रहा है, तो इसके लिए इसको कितनी मार्केटिंग करनी पड़ी होगी, कैसे वो सामान को भेजता है ना, जो ये बाहतुक को इस्तेमाल करके उसको इंडिया से चीज बाहर भेजनी है, तो उसको प्लेन से ही भेजना पड़ेगा, तो उसमें भी खर्चा आता है ना। तो इसीलिए जब हम बाहर से चीज मंगवाते हैं ना, वो कॉस्टली हो जाती है, ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है, ज्यादा उसमें महंगाई आ जाती है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 1, किराणा दुकानातून साखर आणली। ये तो बहुत ही इजी है, सृष्टि ने किराना दुकानातून साखर आणली। क्या होगा इसका? कोई नया बच्चा हाथ उठाकर जवाब देगा। मैम आप कौन सा क्वेश्चन पढ़ रही हो? क्वेश्चन नंबर 1, सृष्टि ने किराना दुकानातून साखर आणली। तो क्या हुआ, वो कहाँ से लिया? किराने की दुकान से ही तो लाया है ना। तो क्या यहाँ पे क्या हुआ फिर? यस मैम। तो क्या हुआ? टीचर, हम इसे कह सकते हैं कि उसने दुकानदार से ले गई, इसका मतलब उसने उसे आयात किया उस साकर को, क्योंकि इसके अंदर उसका वाक्य प्रकार बताना है ना, इस कारण। हाँ, तो अभी उसने सृष्टि ने वो हाँ बताइए। अ, मैं एग्जांपल में बताऊँ तो सृष्टि दुकान पर गई, किराना दुकान पर, और उसने दुकान वाले जो अंकल थे उन्हें कहा कि मुझे शक्कर चाहिए, और उसने वो शक्कर ली और शक्कर अपने घर लाई। तो हम जब किसी से हम कोई चीज लेते हैं तो उसे हम बोलते हैं आयात, और अगर हम किसी को अपनी चीज बेचते हैं तो उसे कहते हैं निर्यात। तो उसने ये आयात किया शक्कर को। हाँ, तो दुकानदार को क्या मिला रिटर्न में? पैसे मिले। तो दुकानदार ओके। के लिए पैसे क्या हो गए? उसको क्या कहेंगे? इनकम हुआ उसको, उसके लिए इनकम। वो है निर्यात। हाँ, वो उसको शक्कर मिली और उसको रिटर्न में पैसे मिले, वो उसको इनकम भी कह सकते हो या आप निर्यात भी कह सकते हो। ठीक है, चलो यस मैम। ओके, इतना फिर आज के लिए रखते हैं, और ना नेक्स्ट क्लास आप लोगों से मैम मिलते हैं। होमवर्क। मैम बाय मैम, गुड नाइट। नहीं, थोड़ा सा बात करना है 1 मिनट के लिए, फिर गुड नाइट करते हैं। मुझे जो बोलना है वो है ये, अंतरराष्ट्रीय बाल रेखा के ऊपर ना, कल क्लास है, कल अंतरराष्ट्रीय बाल रेखा के ऊपर डिटेल में पढ़ के आएंगे, थोड़ा रिवीजन करेंगे कल। ठीक है, ठीक है ओके टीचर। मैम। मैम होमवर्क ओके बता मैम, दीजिएगा। बाय। हाँ 1 मिनट, मैं कह रही थी कि नेक्स्ट आपका है ना अंतरराष्ट्रीय बाल रेखा, थोड़ा पढ़ के आएंगे कल, उसके ऊपर रिवीजन होगी क्लास में। चलो, थैंक यू एंड गुड नाइट, बाय। बाय थैंक मैम, यू गुड टीचर, नाइट। बाय, गुड नाइट। थैंक यू टीचर, बाय मैम, गुड नाइट। बाय मैम। बाय बाय मैम, गुड नाइट। बाय एंड गुड नाइट।